गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc थर्ड ईयर। अपना टॉपिक चल रहा था भारत में लौह इस्पात उत्पादन। हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सेकंड इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और तीसरी हमने बात की थी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, VISL की बात की थी। आज हम बात करेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आरंभ हुई तो जर्मनी की सहायता से हमने उड़ीसा में एक संयंत्र की स्थापना की। उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले में एक संयंत्र की स्थापना की, नाम है राउरकेला संयंत्र। नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है और हमने इस संयंत्र की स्थापना की 1959 में। 1959 में हमने इस संयंत्र की स्थापना की। वर्तमान समय में यह जो कारखाना है वह सार्वजनिक क्षेत्र में सेल के अधिकार क्षेत्र में है। वर्तमान समय में यह जो कारखाना है इसका जो संचालन है वो कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी कारखाने हैं, एकमात्र निजी कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके अलावा जितने भी हैं वो उनका जो भी संचालन है वह भारतीय सरकार के अधीन एक सेल इंडियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उसका संचालन कर रही है। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी। जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। अब बात है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसके लिए कौन कौन सी दशाएं हैं जो अनुकूल हैं, बात करते हैं। देखिए, लौह इस्पात संयंत्र के हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? जल, विद्युत की, पानी की, जल की और कोयला की, मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जब राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब इस कारखाने के इस संयंत्र की स्थापना की गई, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में की गई थी, तो इसके लिए अनुकूल दशाएं हैं उनकी बात करते हैं। कोयला जो प्राप्त होता है हमें सुंदरगढ़ और क्योंझर से। कोयला जो प्राप्त होता है हमें सुंदरगढ़ और क्योंझर। क्योंझर में खान का नाम है कीरीबुरु। कीरीबुरु कई बार जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है, कई बार आपको खान का नाम भी पता होना चाहिए। तो जो क्योंझर में खान है उसको बोलते हैं कीरीबुरु। कोयले की बात करें, कोयला जो हमें प्राप्त होता है धनबाद से, बोकारो, झरिया, तालचर और कोरबा से। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र भी है, बिजली का उत्पादन भी होता है। कोयला जो हमें प्राप्त होता है धनबाद से, बोकारो, झरिया, तालचर और कोरबा से। यहाँ से कोयले से ही ताप विद्युत का उत्पादन होता है कोरबा ताप विद्युत परियोजना में। कोयले की जो प्राप्ति होती है धनबाद, बोकारो, झरिया, तालचर और कोरबा से। जल की जो प्राप्ति होती है ब्राह्मणी नदी यहाँ पर बहती है, ब्राह्मणी और उसकी सहायक नदियाँ सांख और कोयल। ब्राह्मणी जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं सांख और कोयल, उनसे हमें जल की प्राप्ति होती है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है। दूसरा हम कह सकते हैं कि स्थानीय जो क्षेत्र है बांसपानी, वहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बांसपानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या कौन से खनिज का वहाँ से उत्खनन होता है, तो आप क्या कहेंगे? मैग्नीज का। दूसरा इसमें बात आती है कि चूने का पत्थर है, डोलोमाइट है, स्थानीय रूप से यह उपलब्ध हो जाती हैं। कोलकाता बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध है। कोलकाता बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध है। निकटतम जो औद्योगिक क्षेत्र है, निर्मित तैयार माल के लिए वहाँ पर बाजार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये हैं हमारे राउरकेला इस्पात संयंत्र से संबंधित अनुकूल दशाएं जिसके कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? भिलाई की। भिलाई इस्पात कारखाना, इसकी भी जो संयंत्र की स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से 1959 में इस संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? छत्तीसगढ़ में। इस संयंत्र की जो स्थापना है वह कहाँ की गई थी? छत्तीसगढ़ में इस संयंत्र की स्थापना की गई थी। कह सकते हैं उत्पादन की दृष्टि से भारत में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई। रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी 1959 में छत्तीसगढ़ में। और यह जो आप सभी जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका जो संचालन करता है वह सेल करता है।
इसका जो संचालन है उसका कार्य कौन करता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL, सेल इसका संचालन करता है। अब बात आती है कि इसके लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लोहा। लोहा जो हमें प्राप्त होता है बिलाही इस्पात संयंत्र के लिए होता है दल्ली राजहरा से। लोहा अयस्क जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? दल्ली राजहरा से। नेक्स्ट बात करते हैं कोयले की। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोरबा से, झरिया और बोकारो से। जहाँ से राउरकेला को कोयला प्राप्त होता है वहीं से भिलाई को भी कोयले की प्राप्ति होती है। झरिया, बोकारो और कोरबा से भिलाई इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति होती है। ताप विद्युत प्राप्त होती है। कोरबा पर ही कोयले से ताप विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिससे विद्युत का उत्पादन कहाँ से होता है? कोरबा ताप विद्युत परियोजना से। एक नहर है तंदुला, उससे जल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। नहर है कौन सी? तंदुला, और जिससे क्या हो जाता है? जल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बंदरगाह कौन सी है पास में? विशाखापट्टनम। तो हमारा जितना भी माल हम तैयार करते हैं उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से दूसरे देशों में हम उसको आसानी से भेज सकते हैं। चूने पत्थर की बात करें, चूना पत्थर है दुर्ग से, बिलासपुर और रायपुर से प्राप्त हो जाता है। चूना पत्थर है वह दुर्ग से हमें बिलासपुर और रायपुर से चूना पत्थर प्राप्त हो जाता है। स्थानीय आपूर्ति इसलिए आसानी से प्राप्त हो जाता है। और दल्ली राजहरा से उत्तम किस्म का हेमेटाइड प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है। सही है। ये जो कारण थी जिसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र बनकर उभरा है, क्योंकि उद्योगों के स्थानीयकरण में कच्चे माल विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इसी प्रकार से ये सभी चीज़ें हमें भिलाई इस्पात संयंत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुर्गापुरा की। दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र दुर्गापुरा ब्रिटिश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ब्रिटिश सरकार की सहायता से पश्चिमी बंगाल में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। नाम था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आसनसोल और कोलकाता जो रेल मार्ग है उस पर दामोदर नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई है। नाम क्या है? दुर्गापुर एकीकृत संयंत्र दुर्गापुरा। कारखाने की स्थापना की बात करते हैं। वर्तमान जो समय है, वर्तमान में यह जो संयंत्र है कौन सा? दुर्गापुर एकीकृत संयंत्र। इसका जो संचालन का कार्य है कौन सी कंपनी संभालती है? सेल, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, और इसकी जो संचालन का कार्य है कौन संभालता है? सेल संभालती है। कलकत्ता से केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। संयंत्र ने 1962 में अपना उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है इसने सन 1962 में उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। निम्न भौगोलिक स्थितियां हैं। कोयला कहाँ से मिलता है? इसको भी झरिया और बोकारो से मिलता है। कोयला कहाँ से उपलब्ध होता है? दुर्गापुर को झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है। लौह अयस्क की अगर हम बात करें, नोवा मंडी तथा गोवा से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। और चूना जो पत्थर है सुंदरगढ़ और क्योंझर, वहाँ से इसको चूने की प्राप्ति हो जाती है। मैग्नीज की प्राप्ति इसको कहाँ से हो जाती है? क्योंझर से हो जाती है। और क्योंझर जिले में बड़ा जामदा खान है, उस खान से इसको मैग्नीज की प्राप्ति हो जाती है। कलकत्ता बंदरगाह पास में है, इसलिए आसानी से हम अपना माल कहाँ भेज सकते हैं? विदेशों में भेज सकते हैं। जल की आपूर्ति हो जाती है, जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। निर्मित माल के लिए क्या है? बाजार उपलब्ध है। निर्मित माल के लिए बाजार उपलब्ध है। दुर्गापुर में भी विशेष तथा मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र कारखाने स्थित हैं। दुर्गापुर में ही विशेष तथा मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र कारखाना भी है। इस्पात बनाने का अलग से कारखाना भी स्थित है। ये हमने किसकी बात करी थी? दुर्गापुर की ब्रिटिश सरकार की सहायता से लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वेस्ट बंगाल में कोलकाता आसनसोल राजमार्ग है, रेल मार्ग पर इसकी स्थापना की गई थी। और नदी कौन सी है? दामोदर। इसकी स्थापना की गई थी। और जो कोयला है वो यहाँ भी झरिया और बोकारो से उपलब्ध होता है। लोहा अयस्क है नोवा मंडी से आ जाता है। चूना है सुंदरगढ़ से। मैग्नीज है वो क्योंझर से, और चूना क्योंझर से भी यहाँ पर स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। बंदरगाह पास में कौन सी है?
कोलकाता है। जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और कच्चे माल को के लिए किसकी? बाजार। ये सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? बोकारो। दुर्गापुरा के बाद नेक्स्ट बात आती है किसकी? आती है बोकारो की। बोकारो कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में। बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। नंबर 7 कौन सा? बोकारो कहाँ पर? झारखंड। बोकारो की बात करें, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले का नाम है, वहाँ पर स्थित है। बोकारो नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। किसकी सहायता से की गई थी? रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। बोकारो जो संयंत्र है, रूस की सहायता से 1964 ईस्वी में इस संयंत्र की स्थापना की गई थी झारखंड के हजारीबाग जिले में। उसके बाद बात आती है कि इसका जो संचालन है बोकारो को कौन संभाल रहा है? आप सभी जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका जो संचालन का कार्य है सेल, इंडियन सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वह उसके संचालन का कार्य संभाल रही है। नेक्स्ट बात आती है कि जो इस्पात उत्पादन का जो कार्य है 1972 में इस बोकारो से इस्पात बनना प्रारंभ हो गया था। देखिए, इस्पात संयंत्र लगाते हैं तब उससे किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो बीच की जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। तो 1972 की अगर हम बात करें, 1972 में क्या हो गया था? 1964 में स्थापना की थी, लेकिन 1972 में बोकारो संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हो गया था और निम्न अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण इसकी स्थापना यहाँ अनुकूल मानी जाती है। उत्तम कोयला बोकारो से प्राप्त होता है। कोयला बोकारो मोस्टली जो आसपास स्थित हैं उनको कोयला एक ही जगह से प्राप्त होता है, झरिया बोकारो, झरिया बोकारो। तो जो क्या है बोकारो, इसको कोयला कहाँ से मिलेगा? जब बोकारो में, तो कोयला भी कहाँ से मिलेगा? बोकारो से। दूसरी बात आती है कि बोकारो दामोदर नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। और दूसरी दामोदर घाटी परियोजना है तो किसकी? विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। अब दामोदर नदी है तो दामोदर नदी से जल की उपलब्ध हो जाती है। दामोदर घाटी परियोजना है तो बिजली की व्यवस्था वहाँ से आसानी से हो जाती है। उड़ीसा का क्योंझर है, वहाँ से किसकी प्राप्ति हो जाती है? कीरूबीरू एक जगह का नाम बताया था मैंने, वहाँ से किसकी प्राप्ति हो जाती है? लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। पेलामू है, डाल्टनगंज है, वहाँ से चूना पत्थर प्राप्त हो जाता है। और क्योंझर से ही मैग्नीज की प्राप्ति हो जाती है। रेल मार्ग और सड़क परिवहन व्यवस्था के द्वारा यह कोलकाता बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। और बात की हमने किसकी? बोकारो की। और उसकी सहायता से झारखंड में स्थापित क्या है? संयंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सेलम इस्पात संयंत्र की। एक दो इस्पात और हैं जो मुख्य थे, उनकी हम बात कर चुके हैं। सेलम इस्पात संयंत्र है, इसमें विशेष एवं मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र का कारखाना है और इसका निर्माण विशेष प्रकार के इस्पात के निर्माण हेतु तमिलनाडु के सेलम में किया गया है। सेलम नाम है तो तमिलनाडु के सेलम में इसका निर्माण किया गया है। चेन्नई के कोयम्बटूर राजमार्ग पर यह स्थित है और 1982 में यहाँ से इस्पात का प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें 25 लाख टन है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और अधीन किसके है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह के तटवर्ती क्षेत्र पर स्थित है। विशाखापट्टनम है तो स्थित भी कहाँ है? विशाखापट्टनम। सर्वप्रथम बात करें भारतीय तकनीकी तथा तकनीकी नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित इस संयंत्र में सर्वप्रथम 1982 में इस्पात निर्माण प्रारंभ किया गया था। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, दामोदर घाटी से कोयला, डोलोमाइट, चूना का पत्थर, मैग्नीज आदि सभी छत्तीसगढ़ तथा स्थानीय रूप से इसको प्राप्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक विजयनगर इस्पात है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में एक जगह का नाम है हासपेट, उस पर विजयनगर इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। अब ये हमने बात करी किसकी? जितने भी हमारे मुख्य इस्पात कारखाने थे उनकी बात करी। लेकिन लौह इस्पात के अगर व्यापार की बात करें, भारत, रूस, न्यूजीलैंड, ईरान, इराक, कुवैत
मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, कीनिया आदि देशों को भारत क्या करता है, लौह इस्पात का भारत उनके साथ व्यापार करता है। सार्वजनिक प्रबंधन जो संस्थान है सेल, विश्व के अन्य देशों में जैसे मैक्सिको है, दक्षिणी अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया है, उसके अन्य देशों में इस्पात निर्यात की संभावनाओं के लिए प्रयास कर रहा है। देखिए इसके प्रबंधन का कार्य कौन संभालता है, सेल। इन सभी इस्पात जो संयंत्र है इनको संचालन का कार्य कौन संभालता है, सेल संभालता है। और दूसरा ही वह एक कार्य और करता है कि जितने भी दूसरे देश हैं, जैसे अगर हम बात करें मैक्सिको है, पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, तो उसमें जो इस्पात निर्यात की जो संभावनाएं हैं उनके लिए भी यह जो संस्थान है वह प्रयास कर रहा है। भारत का जो इस्पात का व्यापार होता है बहुत सारे देशों के साथ होता है, ईरान, इराक, कुवैत, न्यूजीलैंड, रूस, मलेशिया, बांग्लादेश, इन सभी देशों के साथ, जिसमें तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और कीनिया आदि देश शामिल हैं, उनके साथ भारत अपने लौह इस्पात का क्या करता है, व्यापार करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत में लौह इस्पात का उत्पादन और कौन कौन से देशों से भारत के किस प्रकार लौह इस्पात से संबंधित संबंध पाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब भी आप इसको पढ़ें थोड़ा सा मैप की सहायता से पढ़ेंगे। बोकारो, झरिया, क्योंझर, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्थान कहाँ पर है। कुछ जो वर्ड्स लिखाए मैंने उसको आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जैसे सेल है, सही है, और सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा है, निजी क्षेत्र का एकमात्र कौन सा है। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और कौन से कारखाने की स्थापना, संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई थी, इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं मोस्टली इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। आज का क्वेश्चन सुनिए, हमने पढ़ा राउरकेला, भिलाई, बोकारो जो तीनों इस्पात संयंत्र हैं कौन से देशों की सहायता से उनकी स्थापना की गई। और जो 3 संयंत्र थे कौन से, राउरकेला, बोकारो और तीसरा क्या था, राउरकेला, भिलाई, बोकारो। राउरकेला की स्थापना कौन से वर्ष में की गई और कौन सी जगह पर की गई, ये आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। और एक विशाखापट्टनम बंदरगाह से कौन सा संयंत्र अपना माल विदेशों में भेजता है, इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ।